Hello everyone. Welcome back to Chiki Today. This is Tia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 के जो थर्ड क्वार्टर है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पब्लिश किया गया अर्बन एरिया के लिए एंड ओपन एयर Art Wall Museum, first of its kind, supersonic Ramjet engine by a startup based Bangalore, Hyprex and Jal Thal Raksha 2025, Soil Health Card Scheme, and many other government schemes, right? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. So start karte hain. And the first question of the day is, where was the India's first open air art wall museum inaugurated? So इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इसका इनोग्रेशन कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। सो बेसिकली न्यू दिल्ली में मौसम भवन में इसका इनोग्रेशन देखने को मिला, जहां पर लोकेटेड है द हेडक्वार्टर ऑफ IMD, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर इनका एक्चुअल हेडक्वार्टर है एंड इंडिया में काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है IMD के। सो बेसिकली IMD ने अपने 150 ईयर्स जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसे कंप्लीट करे हैं। 150 ईयर्स की एनिवर्सरी है इनकी और इसके लिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रहा है। एक्चुअली IMD को फाउंड किया गया था 1875 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, 15th ऑफ जैन 1875 द एग्जैक्ट डेट। एंड नाउ 2025 तक इनके 150 ईयर्स हो चुके हैं और इसी सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में द ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को इनोग्रेट करा है। इंडिया का पहला म्यूजियम है यह। बेसिकली यहाँ पर वॉल पर जो आर्ट है उसे डिजाइन किया गया और इसे इसका जो इनोग्रेशन है यह किसने करा? जो यूनियन मिनिस्टर है दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया। और बेसिकली 38 म्यूरल डिजाइन की गई थी विथ द हेल्प ऑफ दिल्ली स्ट्रीट आर्ट। सो काफी सारे विजुअल्स को ड्रॉ किया गया दीवारों पर, वॉल्स पे, जस्ट लाइक दिस। और इसके लिए कोलाबोरेशन किया गया था दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ बाय दी IMD, राइट? सो दैट जो IMD उनका जो वर्क है उसे दिखाया जा सके और वेदर साइंस की इंपॉर्टेंस को सोसाइटी को दिखाया जा सके। सो दैट्स वाई इंडिया का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली एंड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के साथ हम दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द IMD। IMD इम्पोर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड लेवल पर IMD को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ रीजनल सेंटर फॉर दी WMD। सो WMO एक्चुअली इट इज। सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके काफी सारे सेंटर्स है ओवरऑल इंडिया। एंड द थिंग इज कि उनका एक सेंटर इंडिया में है दैट इज IMD। सो IMD को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ऑफिशियल सेंटर ऑफ द WMO। वर्ल्ड लेवल पर UN का जो ऑर्गेनाइजेशन है मैरीटाइम नेविगेशन के लिए, साइक्लोन्स के प्रिडिक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए, इंडिया की तरफ से IMD उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड IMD के अंडर जो एरियाज आते हैं दैट इज नॉर्दर्न इंडियन ओशन, मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, द पर्सियन गल्फ। सो यहाँ पर जितने भी साइक्लोन्स आ रहे हैं उनके बारे में एस्टिमेशन करना, उनकी नेमिंग करना, वार्निंग को इश्यू करना, यह काम है IMD का, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज मिशन मौसम। मिशन मौसम, सो बेसिकली मिशन मौसम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसे IMD ने ही लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ मिलकर। एंड बेसिकली इसे कब लॉन्च किया गया था? 11th ऑफ सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था द मिशन मौसम और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर यह आता है। और इस प्रकार जो 150 ईयर कंप्लीट हुए हैं IMD, उसी के लिए काफी सारे सेलिब्रेशन किए गए। मिशन मौसम उसका पार्ट है एंड ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम उसका पार्ट है, राइट? मिशन मौसम के लिए जो बजट है 2000 CR का है और 25 से 27 तक यह रहने वाला है। एंड PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनिशिएट करा था 14th जैन 2025 को, जब 150th जो फाउंडेशन डे है IMD का उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is Aravali Safari Park project is an initiative of which state? So recently एक सफारी पार्क न्यूज में रहा दैट इज अरावली सफारी पार्क
और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में लोकेटेड है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है दी अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, और इसे हरियाणा के साथ कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है। और एग्जैक्टली गुरुग्राम और निहो में इसे डेवलप किया जाएगा, और लगभग 3858 हेक्टेयर लैंड कवर किया जाएगा। इस पार्क का जो एम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बनना द एम ऑफ दिस पार्क, और लगभग 10 जोन्स को यह फीचर करेगा, इंक्लूडिंग द बिग कैट्स एंड एम्फीबियंस। एंड बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ये फेस कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इशू एंड जो भी डिफॉरेस्टेशन होगा इस प्रोजेक्ट के कारण, एंड मैनी थिंग। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर यह फोकस करता है, एंड हरियाणा में इसे डेवलप किया जा रहा है। द थिंग इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सो इसके लिए दो फैक्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, GNI। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकोबार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है। निकोबार में काफी सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और उसके लिए लगभग 26,000 एकड़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हटाया जाएगा। सो एक तरफ से फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, और उसके लिए कंपनसेट करने के लिए हरियाणा में अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट, एंड दैट इज दी वन फैक्टर अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। सो बेसिकली नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार आइलैंड को स्टार्ट करा 80,000 CR के प्रोजेक्ट से। नीति आयोग का प्लान है, और इसके लिए जितने भी फॉरेस्ट को हटाया जाएगा उन्हें उगाया जाएगा अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। एंड द सेकंड फैक्टर इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हरियाणा, इन्हें इंस्पिरेशन मिली है UAE के शारजाह पार्क से। सो UAE का शारजाह पार्क टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल रहा UAE के लिए, एंड नाउ इंडिया चाहता है इसी प्रकार अपने टूरिज्म को एनहेंस करने के लिए अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को डेवलप करना। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली म्यूजियम्स की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है। सो उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, and that is, which Indian initiative was praised by Oxford University Said Business School for accelerating infrastructure projects, and that is Pragati project, right? And which state government has launched come and install solar power project initiative to promote solar energy? Himachal Pradesh ने इसे initiate करा। टोटल आउटले कितना रहा? बजटरी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए लगभग 12,461 CR का प्रोजेक्ट रहा था टोटल आउटले। How much financial assistance has been sanctioned by the Union Cabinet for the development of hydroelectric project in the northeastern region? और इसके लिए टोटल 4,136 CR का आउटले दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा for the development of northeastern region. The central government has operationalized 4 major projects of rupees 920 CR under Namami Gange Mission 2.0, in which state is Uttar Pradesh and Bihar में operationalize किया गया। How many national high-speed road corridor projects have been recently approved by central government? Total 8. काफी important question है यह। Which organization recently received approval of funding of $215.6 million, I think $1 million it is, from the Green Climate Fund for financing mitigation and adaptation project, और इसके लिए जो अप्रूवल है वो सिडबी से मिला है। यह इसका आउटले है फंडिंग। Let's move to the next question, and that is, which country has been elected as vice president of the International Organization of Aids to Marine Navigation in Singapore? So recently सिंगापुर में IALA इसके लिए एक समिट हुई थी, और इसके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, एंड दैट इज इंडिया। सो इंडिया ने रिसेंटली IALA की जो फर्स्ट जनरल असेंबली है उसे अटेंड करा। सो बेसिकली IALA जो मैरीटाइम नेविगेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यह आज से पहले NGO हुआ करती थी, बट रिसेंटली इसे NGO से कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजिशन होने के बाद इनकी पहली जनरल असेंबली अभी हुई, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था TK रामाचंद्रन ने, द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। एंड इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, राइट। सो इंडियन डेलीगेशन को लेड करा TK रामाचंद्रन ने। इस मीटिंग के लिए IALA कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। और मेजर अनाउंसमेंट यह की गई कि इंडिया IALA काउंसिल मीटिंग की 2025 को जो होस्ट है वह करेगा, एंड IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली
सितंबर 2027 मुंबई में जो होगी उसे होस्ट करेगा द इंडिया। सो मेजर होस्ट आए हैं इंडिया के पास द होस्ट समिट्स 2025 की एंड 2027 की फॉर IALA, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। बेसिकली IALA को कब फाउंड किया गया था? 1957 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था। और 2023 में जो वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट थी वो किसके पास थी? सिंगापुर के पास थी। नाउ 25 एंड 27 में इंडिया के पास आने वाली है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे समिट्स की बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर अफ्रीकन अर्बन हीट समिट इन फैब 2025? इसे सियरा लियोन में होस्ट किया गया था। द फर्स्ट ever African Urban Heat Summit it is. Where was the Confederation of Indian Industry Partnership Summit 2024 held? न्यू दिल्ली में यह कंप्लीट हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ये कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इसे किसने होस्ट करा? इंडिया ने होस्ट करा। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने होस्ट करा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 85th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस और इसे बिहार ने होस्ट करा। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट ये कहाँ पर हुई थी? गुवाना में हुई थी। Let's move to the next question, and that is, which is the nodal agency responsible for the soil health card scheme? So the soil health card scheme again in news. रिसेंटली इन्होंने अपने 10 इयर्स कंप्लीट करे हैं। 2015 में यह स्कीम लॉन्च हुई थी और यह किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर यह आती है एंड 10 इयर्स इन्हें कंप्लीट हो गए 2025 में एंड दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर रहे हैं। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है ये स्कीम सो दैट जो फार्मर है वो सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसे जान सके एंड क्रॉप रिकमेंडेशन। बेसिकली फार्मर की हेल्प करना है सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए और इसीलिए लॉन्च किया गया था द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एंड कब इसे लॉन्च किया गया था? 2015 में। एंड द क्वेश्चन कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत जो सॉइल है उसे कितने टाइम गैप में मॉनिटर किया जाता है, उसके लिए रिपोर्ट की जाती है एंड एवरी 3 इयर्स। राइट, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक राज्य ने टॉप करा है, एक राज्य को गोल्ड मेडल मिला है। किसने और किस प्रकार ये अवार्ड दिया गया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्कीम्स की बात की जा रही है, कुछ फर्दर गवर्नमेंट स्कीम्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट इज ABPMJ, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक हेल्थ कवरेज स्कीम है और इसके लिए जो एज ग्रुप है all individuals aged 70 and above. The next is, which state government recently launched the Goyam Vinamulya Yevajan initiative? So गोवा ने इसे लॉन्च करा है। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ हो। And which state government has recently launched the Nuzut Moina scheme for girls education? इसे असम ने लॉन्च करा है। What is the objective of PM Drive scheme launched by the Ministry of Heavy Industry? और इसे लॉन्च करा है Ministry of Heavy Industry ने and the objective is promote EV adoption and establish charging infrastructure. EV को promote करना, charging infrastructure को develop करना, it is the main goal. And विज्ञान धारा scheme, इसके लिए जो responsible department है that is Department of Science and Technology. PM कुसुम यह किसके अंडर आती है? Ministry of New and Renewable Energy के अंडर यह आती है। And what is the primary objective of the NPS Vatsalya scheme recently launched by Finance Minister of India? और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। राइट, NPS Vatsalya scheme. Let's move to the next question, and that is, who has been named BBC Indian Sportswomen of the Year for 2024? So BBC Indian Sportswomen of the Year जो women's को recognize करता है, Indian women's को एथलीट कैटेगरी में, and that is the मनु भाकर। सो मनु भाकर ने 2024 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली क्लिंच करा है। बेसिकली इन्होंने ड्यूल मेडल क्लिंच करे थे पेरिस ओलंपिक्स में, वी ऑल नो द शूटर। एंड इन्हें एक लास्ट अवार्ड दिया गया था द BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर इन 2020। बेसिकली ये जो अवार्ड है ये 2019 से स्टार्ट हुए थे एंड ऐसे वुमेन्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है इंडिया में स्पेशली। एंड बेसिकली जो अवार्डीज है वो जर्नलिस्ट एंड पब्लिक वोटिंग के थ्रू दिए जाते हैं। राइट, तो सिंपली आपको नाम ध्यान रखना है, मनु भाकर को यह अवार्ड दिया गया।
Let's move to the next question, and that is, what was the unemployment rate in urban area during the third quarter of financial year 25? So financial year 25 का जो क्वार्टर थर्ड है, अक्टूबर से दिसंबर 2024 की बात की जा रही है, और उस टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में वो बताई गई 6.4%। और द थिंग इज, यह चेंज नहीं हुई है, लास्ट टाइम भी 6.4% थी, एंड नाउ द सेम 6.4% अभी भी यही है। सो इस डेटा को किसने पब्लिश करा? सो बेसिकली इस डेटा के लिए एक सर्वे हुआ था। द सर्वे इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS सर्वे। कौन इसे कंडक्ट कराता है? इसे कंडक्ट कराता है द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। और NSSO किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। सो इस प्रकार MOSPI के अंडर जो NSSO है, उन्होंने इस सर्वे को कंडक्ट कराया और जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसे 6.4% बताया, राइट। बेसिकली इस सर्वे को 2017 में लॉन्च किया गया था, सो दैट जो लेबर फोर्स डेटा है उसे रेगुलर प्रोवाइड किया जा सके, और जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है इंडिया में उसे एसेस उसका आकलन किया जा सके एंड पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट किया जा सके, राइट। सो हियर द क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ रिवीजन करेंगे, एंड द रिवीजन विल बी फ्रॉम बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर। And recently, which bank has introduced the third edition of its flagship आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना थर्ड एडिशन इंट्रोड्यूस करा। What is the proposed new base year for India's wholesale price index? And that is 22 and 23. Zero defect and zero effect initiative, ये है किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसे लॉन्च करा है। Business Responsibility and Sustainability Reporting Initiative has been introduced by which organization? इसे सेबी ने लॉन्च किया था। What is the name of the mobile application recently launched by the government to address grievances of rice millers? और इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन, that is FCI GRS, FCI Grievance Redressal System. Which institution has formed a free AI committee to develop AI framework in financial sector? Reserve Bank of India का initiative. Next is, recently how much gold did RBI allocate from the UK to domestic vaults in financial year 24? So लगभग 100 metric ton सोना आया था UK से। Let's move to the next question, and that is, Caspian Pipeline Consortium, which was seen in news, connects which two countries? So recently एक pipeline news में रही, the major pipeline जो कजाकिस्तान को रशिया से कनेक्ट करती है ऑयल सप्लाई के लिए। और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रही? बिकॉज रशिया का कहना है कि उनका जो ऑयल फ्लो है थ्रू द कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम वो 30 से 40% तक डिक्रीज हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। सो यूक्रेन रशिया वॉर से केवल यूक्रेन को नुकसान नहीं हुआ है, रशिया को भी हुआ है। रशिया के पास ऑयल सप्लाई पूरी नहीं हुई है। सो बेसिकली CPC इसको 1999 से स्टार्ट किया गया, इसका कंस्ट्रक्शन 2001 में इसे ऑपरेशन में लाया गया, और लगभग $2.6 बिलियन इसके लिए जो कोस्ट है, आउटले है, वो बजट है। एंड 935 माइल पाइपलाइन है यह, जो कजाकिस्तान के तेंगिज ऑयल फील्ड को रशिया के नोवोरोसिस्क रीजन से कनेक्ट करती है। सो कजाकिस्तान टू रशिया, द CPC कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, राइट। 99 में स्टार्ट हुई थी, 2001 में ऑपरेशन में आई थी। 2018 में इसका जो आउटले था, बजट था, उसे बढ़ाया गया था $5.1 बिलियन से। और कजाकिस्तान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 2/3 कैरी करती है, एंड रशिया द मेजर खरीदार। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा, CPC बिटवीन कजाकिस्तान एंड रशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली हम रिवीजन करेंगे द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, एंड दैट इज, रिसेंटली सुरेलार हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड ये साउथ अफ्रीका के री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। दैट थ्री गॉड्स डैम रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज इज लोकेटेड on which river in China? और that is Yangtze River, इसका नाम है Yangtze River। Yangtze River पर located है three gorges। Tel Amer is located in which region? यह है पैलेस्टीन में located है। What is the name of the joint military exercise recently conducted by Indonesia and Australia? That is CARIS Homera 2024। Recently which country has became the 99th member of the ISA International Solar Alliance? और इसके लिए जो 99th member है वो स्पेन बना है। What is Wagner Group recently mentioned in news? So basically Russian paramilitary organization है। Which country has banned the creation of central bank digital currency? और इसे US ने बैन किया था। Let's move to the next question, and that is,
What is the name of India's first privately made supersonic Ramjet engine developed by Hyprex? So recently private sector ने the supersonic Ramjet engine को बनाया है. Basically दो टाइप के इंजन हम न्यूज में सुनते हैं, द स्क्रैमजेट सुपरसोनिक एंड द रेमजेट. सो रेमजेट की जो स्पीड है वो 2 से 3 के बिटवीन रहती है, जबकि स्क्रैमजेट की जो स्पीड है वो 5 मैक समथिंग रहती है, जिन्हें मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल एंड हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है. सो दैट जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसे बहुत फास्ट और कम टाइम में कवर किया जा सके, फ्लाइट टाइम को रिड्यूस करके. सो कुछ ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर ने करा है. सो बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दी हाइप्रिक्स. इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रेमजेट इंजन को डेवलप किया है और हाइप्रिक्स यह स्टार्टअप का नाम है. बेसिकली हाइप्रिक्स को किसने फाउंड किया है? एंड द फाउंडर्स आर फ्रॉम बेंगलोर. इन्हें फाउंड करा है देव माल्या विश्वास, द फर्स्ट फाउंडर, एंड द सेकंड फाउंडर इज दिव्यांशु मंडोवरा. इन दोनों ने मिलकर फाउंड करा हाइप्रिक्स और बनाया इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रेमजेट इंजन, जिसकी जो स्पीड है वो 2 से 4 मैक के बिटवीन है, यानी साउंड की स्पीड से 2-4 टाइम इनकी स्पीड है. और सॉलिड रॉकेट सिस्टम से अगर कंपेयर किया जाए तो 3-4 टाइम मोर एफिशिएंट है. और इस प्रकार पहले प्राइवेट सुपरसोनिक रेमजेट इंजन को नाम दिया गया तेज. तेज को 5 मंथ में ही डेवलप किया गया बाय दी हाइप्रिक्स. और इस प्रकार मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है यह, सो दैट जो फॉरेन रिलायंस है उसे रिड्यूस किया जा सके, इंडिया के स्टार्टअप को बूस्ट करना है एंड सुपरसोनिक सिस्टम को डेवलप करना है. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है तेज किसने डेवलप करा है? हाइप्रिक्स. हाइप्रिक्स कहाँ का स्टार्टअप है? बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है. Let's move to the next question. The Indian Army has conducted a military exercise named Jal Thal Raksha 2025 in which state? So recently Jal Thal Raksha 2025 एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहाँ पर हुई? गुजरात में हुई. गुजरात में भी कहाँ पर? बेत द्वारका गुजरात में. और इसमें इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया. किस किसने पार्टिसिपेट करा? इंडियन आर्मी 11th इन्फेंट्री डिवीजन, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस एंड अदर, सो दैट कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सके. जो भी टेररिस्ट अटैक होता है सडन, उसे हैंडल करने में, वॉर सिचुएशन को हैंडल करने में, उसके लिए प्रैक्टिस की गई गुजरात में, जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द जोगीघोपा इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सो रिसेंटली एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल यह न्यूज में रहा. कहाँ पर यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र. रिसेंटली आईडब्ल्यूटी का इनोग्रेशन हुआ था ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और कहाँ पर? जोगी घोपा में, असम में. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो बेसिकली इसे 82 सीआर की कोस्ट से बिल्ड किया गया था, और बेसिकली कनेक्टिविटी को एनहांस करना इसका मेन एजेंडा रहने वाला है विथ दी जो नेबर हमारे कंट्रीज है, भूटान एंड बांग्लादेश. इनके साथ ट्रेडिंग को बूस्ट करना है, और इसके लिए द जोगी घोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को बनाया गया. राइट. एंड 2027 तक एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि 1 मिलियन टन ऑफ कार्गो को यह हैंडल करेगा एनुअली. और इस प्रकार जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सकेगा, एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज. तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? असम में भी कहाँ पर? जोगी घोपा, और द नेम इज द इनलैंड वाटर वे टर्मिनल द जोगी घोपा IWT. 2021 से इसको स्टार्ट किया गया था, नाउ फाइनली इसका इनोग्रेशन कंप्लीट हो गया. फाइन. सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द डिफेंस करंट अफेयर्स. सो स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन शो हो ही रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.